हेलो गाइस, वेलकम। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए एक बार फिर से जन्म लेता है और उसके पास होती है एक ब्लैक स्वर्ड और जो भी उसके सामने आता है वो आज तक नहीं बच पाया। स्टोरी थोड़ी डार्क है, थोड़ी मिस्टीरियस बट बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो शुरू करते हैं। ओबेरबॉल कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एम्पायर ने पड़ोसी मुल्क के दुश्मनों को हराने के लिए 14 हीरोज को भेजा होता है और उन्हें दिए गए होली स्पेयर, लेकिन उनमें से 4 हीरोज पे बेट्रियल का इल्जाम लगता है और उन्हें मार दिया जाता है। जो बचे 7 हीरोज को रिवार्ड, रिस्पेक्ट और हीरो का टैग मिलता है, बट असली सच कुछ और ही होता है। वही 7 हीरोज एक्चुअली गद्दार होते हैं जिन्होंने मिलकर उन 4 हीरोज को मार दिया होता है और उनकी जगह खुद नाम कमा लिया होता है। अंपायर को भी वही फेक स्टोरी सुनाई गई और उन 4 इनोसेंट हीरो को गद्दार प्रूव कर दिया गया। जिसको ये लोग मार रहे होते हैं वो एक्चुअली अंपायर का स्पेशल स्वॉर्ड्समैन होता है, पर उसे भी धोखा मिलता है और फिर वही स्वॉर्ड्समैन एक नए रूप में पुनर्जन्म लेकर लौटता है कोएंजल बनकर। अब उसका सिर्फ एक गोल होता है, अपनी मौत का बदला लेना, लेकिन इस जन्म में वो हाल्फ एल्फ जैसा होता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं एक रेस्चेव नाम का मॉन्क होता है जो 3 लोगों को बेरहमी से मार देता है सभी के सामने। उनको मारने का रीजन बस इतना था कि वो बिना टिकट के दूसरी साइड जा रहे होते हैं। तभी एक दूसरा मॉन्क एक छोटी बच्ची को वहां ले आता है जो बैलगाड़ी में छुपकर दूसरी साइड जा रही होती है, क्योंकि इस सिटी में उसका कोई नहीं बचा होता और वो 7 हीरो से मिलना चाह रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं रिस्चेब उस लड़की को भी मार देने के लिए ऑर्डर देता है। तभी यहाँ पर कोएंजल आ जाता है और उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख रिचेब उसे पूछता है तुम कौन हो, जिस पर कोएंजल कहता है मैं इसका ब्रदर हूँ। लेकिन रिचेब कहने लगता है मुझे तुम दोनों किसी भी एंगल से भाई बहन नहीं लग रहे। ये सुन के कोएंजल कहता है हमारी मदर अलग अलग है, और यह बात सुनकर रिचेब को डाउट हो जाता है और वो उन दोनों बच्चों को मारने के लिए कह देता है। और तभी यहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम वीड होता है और वो रिचेब को रिश्वत देकर उन दोनों को बचा लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोएंजल उस छोटी बच्ची को डांटने लगता है और कहता है तुम्हारी पीछे वाली बैलगाड़ी में मैं भी था और तुम्हारी वजह से मेरा दूसरी साइड बिना टिकट जाने का प्लान फ्लॉप हो गया। तभी वो बच्ची कोएंजल को गुस्से में कहने लगती है तुम मुझे पेपी बुलाना बंद करो, और इससे पहले पेपी अपना असली नाम बता पाती। तभी विड कोएंजल से कहता है मैंने स्मगलर्स को भारी कीमत दी है, और यहाँ हमें पता चलता है कि विड एक स्मगलर होता है। जिसके बाद वो कोएंजल से कहता है तुम उन 7 हीरोज जैसा बनना चाहते हो ना, लिटिल हीरो। जो भी बच्चे हीरोज बनना चाहते हैं हम उनको लिटिल हीरोज कहते हैं। विड को नहीं पता होता है कि कोएंजल तो उन 7 हीरोज को मारने के लिए आया होता है। जिसके बाद कोएंजल कहता है मुझे ये नाम सुनकर उल्टी आती है। इसके बाद हम देखते हैं कोएंजल को किसी के आने का पहले ही पता चल जाता है और वो पेपी को उठाकर पानी में फेंक देता है। तभी यहाँ पर कुछ मॉन्क आ जाते हैं जो उन दोनों से पैसे मांगने लगते हैं। जिसके बाद कोएंजल एक मॉन्क को एक ही बार में अपनी स्वर्ड से 2 टुकड़ों में काट देता है और उसकी ये स्किल देख सभी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद 3 और मॉन्क कोएंजल पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से उनको भी मार देता है और पानी में फेंक देता है। तभी पेपी भी वहां आ जाती है। जिसके बाद वो तीनों बोट में बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद विड कोएंजल को अपनी फ्रेंड से मिलवाता है और इसका नाम अल्टेया होता है, जो कोएंजल को बॉर्डर की दूसरी साइड ले जाने के लिए शिप के बारे में बताती है। तभी हम देखते हैं रिचेब अपने आदमियों के साथ उसी रेस्टोरेंट पर आ जाता है, क्योंकि उसे न्यूज मिली होती है कि यहाँ कुछ स्मगलर्स है। और तभी वहाँ सब इधर उधर भागने लगते हैं और रिचेब पेपी को पकड़ लेता है और मारने लगता है। तभी कोएंजल वहां आ जाता है और ऊपर से सारी रस्सियां काट देता है, जिससे एक बड़ा वुडन पीस सभी मॉन्क्स पर गिरता है और सभी के सभी एक ही बार में मारे जाते हैं। लेकिन पेपी बेहोश हो जाती है। ये देखे को मॉन्क कोएंजल पर अटैक करने लगता है और कोएंजल उसका सिर काट देता है। ये देख रिचेब डर के वहां से भाग जाता है और अपने आदमियों से पूरे कंट्री में मेटल लॉ लागू कर देता है, यानी और भी ज्यादा सिक्योरिटी लगा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोएंजल उस शिप में जाने लगता है तो लेटा उसे रोकते हुए कहती है तुम पागल हो गए क्या, तुमने सुना नहीं है, मार्टियल लॉ लगा दिया गया है, अब सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा टाइट हो गई है। लेकिन कोएंजल कहता है मैं 7 हीरो से मिलने का मौका मिस नहीं करना चाहता, तुमने ही कहा था अगर ये शिप मिस हुई तो मतलब मैं 7 हीरो से नहीं मिल पाऊंगा। जिसपे लेटा उसे एक और सीक्रेट रास्ता बताती है और कहती है ये रिचेब को भी नहीं पता, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगी। और इधर रिचेब उनको अपने किले पर से देख रहा होता है
और फिर एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम रैंकटैज होता है और उसको उन सभी को मार देने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वेंजल और बाकी सब उस सीक्रेट रास्ते से शिप तक जा रहे होते हैं और ये सीक्रेट रास्ता एक टनल में से होता है। तभी उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख अलेटा मन में कहती है 3 साल पहले भी ये यही था। तभी क्वेंजल उसको साइड हटने के लिए कहता है और अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो क्वेंजल को पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है और क्वेंजल बेहोश हो जाता है। ये देख अलेटा रोने लगती है और कहती है हम इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे और विड अलेटा को खुद को संभालने के लिए कहता है और कहता है वो रही शिप, हमें जल्दी से वहां तक पहुंचना होगा। और तभी पेपी भी जाग जाती है और उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है और वो विड के पीछे छिप जाती है। तभी अलेटा विड से कहती है हम जिंदा नहीं बचेंगे, हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर पेपी रोने लगती है कि वो मरना नहीं चाहती। तभी वो मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन विड अपने स्पिनर से उस पर अटैक करता है और उसको ट्रैप कर लेता है और साथ ही अलेटा से कहता है हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए और उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। और ये देख उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन पर पंच करता है, लेकिन विड उसके सर पर अटैक कर देता है। यहाँ पर क्वेंजल ने अटैक किया था जिससे उसके सर में क्रैक आ जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर विड को पीछे फेंक देता है जिससे विड नीचे जाके गिरता है और इधर मॉन्स्टर उन दोनों लड़कियों की ओर बढ़ने लगता है। तभी क्वेंजल आ जाता है और अपने स्वर्ड से उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है और देखते ही देखते मॉन्स्टर मर जाता है। और जैसे ही सभी वहां से जाने लगते हैं रेचेब रंगटाज को लेके वहां आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं रंगटेज अपनी स्वर्ड के साथ क्वेंजल पर अटैक करता है और वो कोई मामूली सो नहीं होती है, उसमें से एक अजीब आवाज आ रही होती है जो क्वेंजल को इरिटेट कर रही होती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है रंगटेज भी पहले अलेटा की तरह एक स्मगलर हुआ करता था और अब वो पैसों के लिए रिचेप के साथ मिल गया होता है। और यहाँ पर अलेटा से बोल रही होती है तुमने अपने साथियों को धोखा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद रिचेप के कहने पर रंगटेज उन पर फिर से अपनी मैजिक स्वर्ड से अटैक करता है और क्वेंजल उस अटैक को अपनी स्वर्ड से रोकने लगता है और वहाँ काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। लेकिन जहाँ हम देखते हैं क्वेंजल की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और वो उसे कहता है इस स्वर्ड को यूज करना बंद करो, लेकिन उस मैजिक स्वर्ड की वॉइस सिर्फ क्वेंजल और पेपी को सुनाई दे रही होती है। अलेटा और विड को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। तो पेपी उन दोनों को बताती है उस स्वर्ड में फेरी को ट्रैप किया हुआ है और जब वो दर्द से चिल्लाती है तो उसकी ही चीखों से ये मैजिक हो रहा है। और ये आवाज सिर्फ उन दोनों को इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि उन दोनों के ईयर सेम होते हैं उस फेरी की तरह जो स्वर्ड में ट्रैप की होती है। तभी हम देखते हैं रंगटेज वहां से जाने लगता है और कहता है मेरा काम पूरा हुआ, उनको शिप तक जाने से ही तो रोकना था। लेकिन रिचेब उसे कहता है नहीं, उस क्वेंजल को खत्म करना है, इसलिए मैं तुम्हें और पैसा दे दूंगा और उसे एक और अटैक करने के लिए कहता है। जिसके बाद रंगटेज अपनी स्वर्ड उठाता है और उस पर फिर से एक अटैक कर देता है और क्वेंजल भी अपनी स्वर्ड से पूरी ताकत लगा के उस अटैक को रोक रहा होता है। लेकिन मैजिक स्वर्ड का अटैक काफी पावरफुल होता है और वहाँ काफी बड़ा होल हो जाता है और क्वेंजल उसमें जाके गिरता है। ये देख रिचेब हंसने लगता है और रंगटेज को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रंगटेज जाते हुए अलेटा को देखता है और मन में सोचता है इस लड़की को इस जगह पहले भी कहीं देखा है और ऐसा लग रहा होता है जैसे रंगटेज को पिछला कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं विड और लीटा और पेपी को, जहाँ विड कहता है हमें शिप तक जाना होगा क्योंकि मुझे किसी को बचाना है। तभी पेपी कहती है तो क्वेंजल का क्या? ये सुनकर विड कहता है उसे कुछ नहीं होगा, अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो वही है तो वो बिल्कुल ठीक होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम क्वेंजल को देखते हैं जो वहाँ होल में से गिर के एक सिक्योर जगह पहुंच गया होता है। और तभी यहाँ पर रिचेब भी आ जाता है और उससे कहता है अब तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि मैंने देखा है तुम मूनलाइट से रिकवर हो रहे थे, लेकिन जहाँ मून की रोशनी नहीं आ पाएगी। और जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ पर रिचेब के लाइट्स भी आ जाते हैं। तभी हमें क्वेंजल का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ हम उसके पिछले जन्म के सीन को देखते हैं, जहाँ देखते हैं अर्गांच फॉर्मेशन में होता है और कह रहे होते हैं चिरजीत तुम जाओ और मिशन पूरा करो, बाकी हीरोज के साथ यहाँ मैं संभालूंगा। और ये कहते ही वहाँ एक फ्लैशिंग होती है और अर्चित जानी क्वेंजल रोने लगता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं रिचेब के आदमी क्वेंजल पर अटैक करने के लिए एक साथ आगे आ रहे होते हैं और क्वेंजल जंप करके उनके अटैक से बच जाता है। और उसका ये मूव देख के वो सारे आदमी कहने लगते हैं ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं लग रहा है, आखिर ये कौन है। जिसके बाद वो सारे आदमी एक स्पेशल तरीके के साथ क्वेंजल पर अटैक करते हैं, लेकिन क्वेंजल फिर से
से काफी आसानी से उनके अटैक से बच जाता है। और फिर क्विंजल कहता है इनके साथ खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और रिचर्ड के ओर बढ़ने लगता है। क्विंजल को अपनी तरफ आता देख रिचर्ड डरने लगता है और कहता है जिनसे तुमने फाइट करनी है वो तुम्हारे पीछे है, और तेजी से वहां से भागने लगता है। और क्विंजल भी उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी अचानक रिचर्ड नीचे गिर जाता है और उसके आदमी भी क्विंजल पर अटैक करने वाले होते ही है कि क्विंजल अपनी स्वord जमीन पर मारता है और तभी उसमें से मैजिक ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखते ही देखते सारे एलर्ट्स मारे जाते हैं। और ये देख रिचर्ड शॉक हो जाता है और क्विंजल से रोते हुए पूछता है इस ट्रैप के बारे में तुम्हें कैसे पता, ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला। जिस पे क्विंजल कहता है क्योंकि इस जगह पहले भी मैं आया हूँ अपने पास्ट में। और इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है इसी जगह। अर्गांच कहता है कि हमारी फोर्सेस जब विचेस से लड़ी थी तब हमने ये फोर्ट जीता था, और इस जगह पर काफी सारे ट्रैप्स और मैजिक सर्कल बनाए गए थे और इसे हमने बहुत सारी स्ट्रगल के साथ जीता था। अब इसकी मेमोरी से ही हमारे लिए सब कुछ है। और ये सब जानने के बाद रिचर्ड तो हक्का बक्का रह जाता है। तभी क्विंजल कहता है उस डोर के पीछे क्या है, मुझे तो ये भी पता है, और उसे उस डोर के पीछे ले आता है जहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो वहाँ एक बड़े से ट्री की पूजा कर रहा होता है। और क्विंजल को देख के उसे कहने लगता है ये हमारा पवित्र एरिया है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, ना ही साथ हीरो। लेकिन क्विंजल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो प्रीस्ट क्विंजल से कहने लगता है बच्चे तुम्हें पता नहीं है ये किसकी जगह है, ये अल्टार है संत एंगरांच का। यहाँ पर 23 साल पहले उन्होंने अपनी जान सेक्रीफाइस की थी और उनकी हेल्प से ही हम बीचेस जानी पड़ोसी मुल्क को रोक पाए। और यहाँ पर उन्होंने अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े और नुकीले स्टोन्स बनाए। तभी क्विंजल जोर से उस प्रीस्ट को चुप करा देता है और कहने लगता है क्या तुम ये सुन सकते हो, तुमने अपनी जान दी और मैजिक सर्कल बनाया और तुम्हें ही लोग उनका सर्वेंट कह रहे हैं। क्विंजल की ये बातें सुनकर वो प्रीस्ट रिचर्ड से कहता है ये बच्चा कौन है। तो रिचर्ड कहता है ये एक भगोड़ा है जो बिना टिकट दूसरी साइड जाना चाहता है। तभी क्विंजल जंप करके दूसरी साइड जाता है और कहने लगता है अर्गांच तुम मुझे पहचान सकते हो, हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, मैं वापिस आया हूँ और अब कुछ ऐसा दिखाता हूँ। और ये वही जगह होती है जहाँ पर एंगरांच ने मैजिक सर्कल बनाकर खुद को सेक्रीफाइस किया होता है। तभी वो प्रीस्ट कहने लगता है ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था 23 साल पहले जब ये जगह बैटलफील्ड हुआ करती थी। और तब 7 हीरोज अपने मिशन पर थे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में, और यहाँ भी अपने बाकी साथियों के साथ थे। और वहीं पर उनके कुछ गद्दार साथी जो दुश्मनों से मिल गए थे। और फिर 7 हीरोज ने दुश्मन के साथ ही उन धोखेबाजों को भी मार दिया था और उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर हमारे एरिया को बचाया। और उनकी हेल्प से ही ये वॉल मैजिक सर्कल से बनाई गई है। तभी हमें 23 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ आदमी कह रहे होते हैं अर्गांच तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम अपने मिशन को पूरा करके ही रहेंगे, इन कमजोर दुश्मनों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी के साथी भी उसकी सपोर्ट करते हैं और कहते हैं हमें ये रिस्क लेना ही होगा। तभी अर्गांच वहाँ से जाने लगता है मैजिक सर्कल बनाने के लिए, और अर्चित भी वहीं उसके साथ जाने लगता है और अपने बाकी साथियों से कहने लगता है टेंशन मत लो, हम दोनों जल्दी वापस आएंगे और हम सभी 14 लोग साथ में अपना मिशन पूरा करेंगे। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं वही प्रीस्ट अपनी कहानियां सुनाई जा रहा होता है और कह रहा होता है ऐसे ही ये मैजिक स्टोन्स बने, और बताता है कि मैं उस टाइम एक नॉर्मल सा व्यापारी था और ये सारा कुछ उस टाइम मेरे सामने हुआ था जिसने मेरी आंखें खोल दी, और फिर मैंने यहाँ पर ये पवित्र जगह बनाई ताकि ये प्लेस हमेशा सेफ रह सके, और अब हम यहाँ से जाके बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनकर क्विंजल हंसने लगता है और फिर वो अर्गांच से कहने लगता है मेरे साथ ये सब होने के बाद भी मैं 20 साल बाद वापस आया हूँ। और वहीं पर बैठकर अपना पास्ट याद करने लगता है जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताए होते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे 7 साथियों ने धोखा दिया और उसके दोस्तों और उसको मार दिया था। जिसके बाद वो कहने लगता है मैं जा रहा हूँ अर्गांच, तुमने अंपायर के लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो अपनी स्वर्ण निकालता है और उन मैजिक सर्कल को खत्म करने लगता है। लेकिन प्रीस्ट उसे रोकने के लिए क्विंजल पर अटैक करने लगता है जिसे क्विंजल काफी आसानी से हरा देता है, और क्विंजल उन मैजिक सर्कल को अपने स्वर से खत्म कर देता है और उसमें से पर्पल कलर का ऑरा निकलने लगता है। और दूसरी तरफ हम क्विंजल के दोस्तों को देखते हैं जो शिप तक जाने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन शिप मिस हो जाती है। तो विड कहता है सॉरी, और तभी मॉन्स्टरी के आदमी भी उनको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं
रंगांच ने जो अपने मैजिक सर्कल से बनाया था वो सारे बड़े स्टोन्स गायब हो जाते हैं और प्रिस्ट की मॉन्स्टरी भी। और ये देख सारे मॉन्स्टरी के लोग भाग जाते हैं और अब दूसरी साइड जाने के लिए कोई भी बॉर्डर नहीं रहता। सभी लोग जो बॉर्डर के पार जाना चाहते थे वो खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्वेंजल को देखते हैं, वो फोर्ट से बाहर आता है और फिर से रंगांच को मिस कर रहा होता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उन 7 लोगों को अब नहीं छोड़ेगा। इसके बाद हम रिचब को देखते हैं जो एक पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है और रांगटाज को हेल्प के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विड, लेटा और पेपी एक शिप में बैठकर दूसरी साइड जा रहे होते हैं और यहाँ लेटा सैड होती है ये सोचकर कि अब बॉर्डर ही नहीं रहा तो उसका बिजनेस ही खत्म हो गया है स्मगलिंग का। फिर विड पेपी से कहता है, देखो हम दूसरी साइड आ गए, लेकिन पेपी खुश नहीं होती क्योंकि वो क्वेंजल के बारे में सोच रही होती है। तभी क्वेंजल एक फ्लाइंग ड्रैगन पर वहां तक पहुंच जाता है और उसे देख पेपी खुश हो जाती है। इसके बाद हमें वही 7 हीरोज यानी वही धोखेबाज दिखाई देते हैं जिन्हें लोग हीरोज मान रही होती है। और हम देखते हैं लोगों को जब पता चलता है बॉर्डर ही नहीं रहा तो वो टेंशन में आ जाते हैं और फिर उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ हीरोज है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेंजल 7 हीरोज के एरिया की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक शिप आती है और वो क्वेंजल पर अटैक कर देते हैं जिससे क्वेंजल नीचे गिर जाता है और उसी जगह जा गिरता है जहाँ 7 हीरोज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो 7 हीरोज भी वहाँ आ जाते हैं और क्वेंजल ग्लेन को देखते ही उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन पीछे से ग्लेन के गार्ड्स क्वेंजल पर अटैक करके उसे पैरालाइज कर देते हैं और वो एक ही जगह फ्रीज हो जाता है। लेकिन क्वेंजल अपनी मून पावर से थोड़ा बहुत मूव कर पा रहा था, जिसके बाद ग्लेन के गार्ड्स क्वेंजल को बंदी बना लेते हैं और वहाँ के बाकी लोग क्वेंजल को मार देने के लिए कहने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड पर अटैक करने की। और फिर ग्लेन कहने लगता है, बॉर्डर लाइन पर रहने वाले लोगों ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है और हम वाल की वजह से उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा रिएक्ट करना बॉर्डर लाइन के लोगों का नॉर्मल है, हमें इनको माफ कर देना चाहिए। जिसके बाद वो क्वेंजल को छोड़ देते और वहाँ से चले जाते हैं और बाकी लोग जोर जोर से लॉर्ड ग्लेन के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन क्वेंजल बस यही सोच रहा होता है, तुमने बस यही सब कुछ पाने के लिए हम चारों को मार दिया और देशद्रोही साबित कर दिया और मैं 20 सालों से बॉर्डरलैंड पर भटकता रहा तुम्हारे तक पहुंचने के लिए और जब पहुंचा तो तुमने ये सब पा लिया। दूसरी तरफ हम उसी क्लैन के लोगों को देखते हैं जिन्होंने क्वेंजल पर अटैक किया था। वो भागते हुए अपने बाकी मेंबर्स के पास आते हैं और बताते हैं कि 7 हीरोज ने उस लड़के को छोड़ दिया। जिसके बाद उनमें से एक आदमी बताता है 3 हफ्ते पहले बॉर्डरलैंड पर जब कई रेबल्स में वार हुई तो लोगों को बहुत मुश्किलें देखनी पड़ी और क्वेंजल ही था जिसने अकेले ने सभी रेबल्स को हरा दिया था। तो दूसरा आदमी कहता है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि उसको हरा सकूं। और इधर क्वेंजल बारिश में जा रहा होता है और काफी सैड होता है। तभी कोई फ्लाइंग ड्रैगन पर आता है और क्वेंजल को अपने साथ ले जाता है और फिर वो क्वेंजल को मारने ही वाला होता है कि विड ये देख लेता है और अपनी शिप से उसको टक्कर मार देता है, जिससे वो सभी नीचे जा गिरते हैं और क्वेंजल नीचे गिर के बेहोश पड़ा होता है। और वो आदमी क्वेंजल को मारने ही वाला होता है कि पेपी उसके सामने आ जाती है। इधर विड भी जख्मी हो जाता है और उस लड़की को देखकर कहता है, इसे कहीं देखा लगता है लेकिन याद नहीं आ रहा। और वो लड़की पेपी को साइड हटने के लिए कहती है, लेकिन पेपी नहीं मानती तो वो पेपी पर अटैक कर देती है, जिससे पेपी डरते हुए क्वेंजल को उठाने लगती है। और फिर पीछे से विड बोलता है, प्रिंसेस आप। और ये सुनकर वो लड़की विड से कहती है, तुम यहाँ कैसे? तो विड कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आप यहाँ कैसे और इन कपड़ों में। वो प्रिंसेस बताती है क्वेंजल ने उसके भाई कराट को मारा और वो इसे मार के बदला लेना चाहती है, लेकिन विड को इस बात पर बिलीव नहीं होता। जिसके बाद वो प्रिंसेस कहती है, मैं 4 क्लैन की 3rd प्रिंसेस अपने भाई की मौत का बदला आज लेके रहूंगी। और क्वेंजल पर अटैक कर देती है और क्वेंजल टाइम रहते उठ जाता है। फिर वो अपनी स्वर्ड से उसका मास्क को तोड़ देता है और उसके गले पर अपनी स्वर्ड तान देता है। ये देख प्रिंसेस डर जाती है और तभी क्वेंजल फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्वेंजल को ये सभी एक सेफ जगह ले आते हैं और इस महल में हम देखते हैं एक आदमी को जो कह रहा होता है, नए लोगों के आने के बाद से सिचुएशन थोड़ा टफ हो गई है। तभी हम देखते हैं एक और आदमी को जो मिलिट्री वाला होता है और इसका नाम होता है गरैन। गरैन कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मेरे रहते किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम पेपी को देखते हैं जो अपने ही एज के लड़के से मिलती है। वो लड़का अपना नाम जेफी बताता है और जैसे ही पेपी अपना नाम बताने वाली होती है वहाँ पर अलेटा आ जाती है और उन दोनों को देख के समझ जाती है कि जेफी भी पेपी की रेस का है। और तभी वहाँ जेफी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो अलेटा को देखते ही पहचान जाते हैं क्योंकि अलेटा ने इनको भी शिप तक पहुँचाने की हेल्प की थी। और वो बताते हैं यहाँ
यहाँ आने के बाद से उनकी लाइफ काफी ज्यादा इजी हो गई है। और यहाँ हमें पता चलता है लैंडग्रेव कालियन जो के 7 हीरो में से एक है, इस सिटी को कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद वो पेपी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और जेफी पेपी से कहता है हमारी रेस के लिए न्यू विलेज बनने वाला है जो बाहर में खत्म हो गया था। तो यहाँ प्रिंसेस फिर से कहने लगती है मैं अपने भाई की मौत का बदला लेके रहूंगी। लेकिन विडो से कहता है लॉर्ड क्राट ऐसा पॉइंटलेस रिवेंज नहीं चाहेंगे। तभी क्वेंजल जाग जाता है और कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो ये लो मुझे मार दो, और उसकी ओर स्वॉर्ड फेंक देता है। ये देख विड क्वेंजल को जोर से मुक्का मारता है और कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, भी तुम्हें तुम्हारा अधूरा मिशन भी पूरा करना है ब्लैक स्वॉर्ड में। और फिर विड कहता है मैं क्वेंजल को इसलिए नहीं मरने दे रहा था क्योंकि क्वेंजल ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद विड क्वेंजल के पास आता है और कहता है मैं सचरैन को बचाने के लिए आया हूँ और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। सचरैन शार्क क्लैन की दूसरी प्रिंसेस और थर्ड प्रिंसेस आहट और लॉर्ड क्राट की बड़ी बहन होती है। जिसके बाद हमें 1 मंथ के पहले की स्टोरी बताई जाती है जब सचरैन अलायंस को नेगोटिएट करने के मिशन पर जा रही होती है और विड उसका बॉडीगार्ड होता है। लेकिन तभी कुछ आदमी वहाँ आ जाते हैं और सचरैन को किडनैप कर लेते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं विड क्वेंजल से कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर क्वेंजल थोड़ा सोचने लगता है तो विड उसे गले से पकड़कर कहने लगता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हो तुम और तुम डर रहे हो। मुझे पता है तुम बॉर्डरलैंड के हीरो हो जिसने अकेले ही रेबल्स को खत्म कर दिया, और मुझे ये भी पता है 1000 बड़े स्टोन गायब होने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है, और एक लड़की को बचाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ बॉर्डरलैंड से आए हुए लोग कैंप बनाकर रह रहे होते हैं। इसके बाद पेपी क्वेंजल के लिए सूप लाती है और उसे अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहती है जेफी की मॉम ने मुझे ये बनाकर दी, कैसी है। इसके बाद वो क्वेंजल को बताती है कि वो थोड़े दिन बाद अपनी रेस के लोगों के साथ यहाँ से चले जाएगी, लेकिन अगर क्वेंजल ऐसा रहेगा तो वो नहीं जा पाएगी। और तभी वहाँ पर गरैन आता है और वो उन दोनों से बातें करने लगता है और पेपी क्वेंजल को बताती है गरैन ही उनकी हेल्प कर रहे हैं न्यू विलेज बनाने में। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ आदमी 3 लड़कियों को किडनैप किए होते हैं और ये सब जेफी देख लेता है और वो आदमी जेफी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विड गरैन को देखते ही ट्रैप कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुमने ही शरैन को किडनैप किया है मुझे पता है। लेकिन गरैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विड क्या कही जा रहा है। तो गरैन बताने लगता है कि वो तो एक सोल्जर है जो लैंडग्रेव कालियन के लिए काम करता है और खुद को फायर सोल्जर बताता है। ये सुनकर विड कहता है चुप कर बे टकले, तुम्हें फ्रेज जैसी कोई चीज नहीं होती, और ये ऑक्टोपस वाला टैटू मैं कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर गरैन को गुस्सा आ जाता है और विड को गुस्से में उसकी रस्सी से आगे खींच लेता है। तभी जेफी भी भागते हुए वहाँ आ जाता है और गरैन की पीछे छिप जाता है और वो आदमी जेफी के पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं और गरैन उन आदमियों को एक ही बार में उड़ा देता है। जैसे ही जेफी सब कुछ बताने लगता है वहाँ बहुत सारे आदमी आकर उन्हें घेर लेते हैं और गरैन से कहने लगते हैं ये बच्चा हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर गरैन उनको अपनी स्वॉर्ड दिखाकर कहता है कि वो जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं लैंडग्रेव मिलिट्री का सोल्जर हूँ। अभी वो आदमी हंसने लगते हैं और अपनी स्वॉर्ड दिखा के कहने लगते हैं ये देख हम तो तेरे से भी ज्यादा मेन आदमी हैं फोर्गो के। ये स्वॉर्ड सिर्फ खास ऑफिसर को मिलती है। फोर्गो ने हमें एक सीक्रेट टास्क दिया है, जो भी करे हमें 7 हीरोज बचा ही लेंगे और अब जल्दी से वो बच्चा हमारे हवाले कर दो। अर्गो का नाम सुनने के बाद गरैन उनको कुछ भी नहीं कहता और बस रोने लगता है। लैंडग्रेव कालियों के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता और ना ही जेफी को ऐसा छोड़ सकता है। जिसके बाद वो जेफी को मारने लगता है, लेकिन क्वेंजल उन सोल्जर को मार देता है। ये सब इतना फास्ट होता है कि सब देखते ही रह जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस पार्ट में हम आगे देखते हैं गुस्से में बाकी सोल्जर भी क्वेंजल को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्वेंजल उनको बड़े प्यार से साइलेंस कर देता है। जिसके बाद उनके ग्रुप का मैन कैप्टन ही बचता है, जिससे क्वेंजल कहने लगता है मैंने तो सुना था तुम्हारे लॉर्ड कालियन तुम्हें बचा ले गए, कहाँ है वो, दिख नहीं रहे। ये सुनकर गुस्से में वो सोल्जर कहता है तुम्हें ये स्वॉर्ड दिख नहीं रही, तो क्वेंजल उसके हाथ ही काट देता है। जिसके बाद वो आदमी ग्रैन से हेल्प मांगने लगता है कि इस लड़के को रोको, तो ग्रैन उसे कहता है पहले मुझे ये जानना है फोर्गो ने तुम जैसे क्रिमिनल को ये स्वॉर्ड क्यों दी है। और तभी फोर्गो वहाँ आ जाता है, उसे देख वो सोल्जर उसकी ओर चला जाता है, लेकिन फोर्गो अपने ही सोल्जर को मार देता है। और हमें ये भी पता चलता है कि फोर्गो ग्रैन का बड़ा भाई होता है। जिसके बाद फोर्गो सबको बताता है कि कुछ मंथ पहले उसकी स्वॉर्ड चोरी हो गई थी और अभी मैंने इस डाकू के हाथ में देखी। ये सुनकर ग्रैन कहने लगता है मुझे पता ही था बड़े भाई, आप इन क्रिमिनल को स्वॉर्ड नहीं दे सकते। इसके बाद फोर्गो क्वेंजल का थैंक्स करता है कि उसने
ग्रेप कॉलियो की रेपुटेशन बचा ली। जिसके बाद ग्रैन भी कोएंजल का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन विड अभी भी ग्रैन पर शक कर रहा होता है और कहता है मुझे जल्दी बताओ सचरैन कहाँ है। सचरैन का नाम सुनने के बाद फोर्गो कहता है कौन सचरैन, तो विड उसे सब बताता है और उसकी सारी बातें सुनने के बाद फोर्गो विड से कहता है कि उनका काम वैसे तो वॉर्डरलैंड से आए स्पेशल पावर वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना है और वो सचरैन को इतनी जल्दी नहीं ढूंढ सकते, बस एक मीटिंग करके उसके लिए चीजें आसान कर सकते हैं। तो कल मुझसे मिलना, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उस गैंग के बचे 2 आदमी अपने साथियों की वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैन आ जाता है और उनको मार देता है। जिसके बाद वो तीनों लड़कियों को छुड़ाने जाते हैं तो लड़कियां डर जाती है और कोएंजल भी यही होता है। वो लड़कियों से कहता है अब तुम सेफ हो। जिसके बाद वो लड़कियां कोएंजल को थैंक्स करने लगती है। ये देख ग्रैन रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं सभी दोस्त अपने अपने रास्ते अपने लोगों के साथ जाने वाले होते हैं और पेपी ये सोचकर सैड होती है कि कल से हम लोग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं विड और थर्ड प्रिंसेस को जो मायर की विला आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं वहाँ वही गैंग आ जाता है जिनको दिन में कोएंजल ने मारा था। तो विड कहता है अभी ये क्या है, कोई काला जादू है क्या, ये जिंदा कैसे हो गए। और ये सब कुछ फोर्गो छिपकर देख रहा होता है और जहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि फोर्गो ने मीटिंग के बहाने उनको ट्रैप करने का प्लान बनाया था। जिसके बाद वो सारे आदमी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद विड और थर्ड प्रिंसेस दोनों उनका सामना करने लगते हैं। जैसे ही वो कुछ आदमियों को मारते हैं वो अजीब से ज़ॉम्बी की जैसे हो जाते हैं। तो प्रिंसेस बताती है ये पड़ोसी मुल्क का मैजिक है और वो समझ जाते हैं फोर्गो का ही ये सब किया धरा है। तभी हम देखते हैं जैसे ही दोनों मून फुल हो जाते हैं एक आदमी पूरी तरह भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और फिर हम फोर्गो को देखते हैं जो कुछ देर पहले की बातें याद करता है कि उस जेफी की वजह से उसका सच सामने आता आता रुका। तो वो फेस हाइड करके उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ हम कोएंजल को देखते हैं जो बाहर मूनलाइट के नजारे ले रहा होता है और मून की लाइट से वो रिकवर हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं जेफी और उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं और फोर्गो वहाँ आ जाता है। जेफी के पेरेंट्स की आँख खुल जाती है और वो पूछने लगते हैं तुम कौन हो। जिसके बाद फोर्गो जेफी की मोम को मार देता है और फिर जेफी के फादर को भी, लेकिन जेफी के डैड फोर्गो का मास्क हटा देते हैं। तभी ये सब पेपी देख लेती है और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोएंजल को किसी के दर्द में रोने की आवाज आती है और वो समझ जाता है कोई मुसीबत में है, किसी को मेरी जरूरत है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विड और प्रिंसेस को जिनको उन ज़ॉम्बीज़ ने पूरी तरह घेर लिया होता है। तभी प्रिंसेस का पेट फिक मारियो वहाँ आ जाता है, उनको ज़ॉम्बियों से बचा लेता है। जिसके बाद प्रिंसेस सभी ज़ॉम्बी पर थंडर मैजिक से अटैक करती है जिससे वो सब मारे जाते हैं और वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर फोर्गो जेफी को मारने ही जाने वाला होता है कि पीछे से पेपी कहती है रुको, दूर रहो जेफी से, और कहने लगती है तुम तो हमारी हेल्प करने वाले थे और ये सब कर रहे हो। तो फोर्गो से कहने लगता है वो सब झूठ था बच्ची। ये सुनकर पेपी को गुस्सा आ जाता है और वो एक लकड़ी से फोर्गो पर अटैक करने की कोशिश करती है पर फोर्गो उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो जेफी के पेरेंट्स को मैजिक से मॉन्स्टर बना देता है और ये सब देख पेपी रोने लगती है कि तभी जेफी भी जाग जाती है और वो मॉन्स्टर जेफी को मार देता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर पेपी को मारने वाला होता है कोएंजल वहाँ आ जाता है और पेपी को बचा लेता है और कहता है ये रोने की आवाज तुम्हारी थी। जिसके बाद वो सब कुछ कोएंजल को बताती है कि फोर्गो ने जेफी के पेरेंट्स को ऐसा बना दिया, वो सब साथ में न्यू लाइफ शुरू करने वाले थे। तो कोएंजल सब समझ जाता है क्योंकि पिछले जन्म में भी वो ऐसे ही मैजिक से निपटा था। जिसके बाद कोएंजल अपने असली रूप में आ जाता है, मैन ऑफ द ब्लैक स्वर्ड, और उसके पीछे से बहुत बड़ी स्वर्ड निकल जाती है और ये देख फोर्गो की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद कोएंजल जेफी के पेरेंट्स को मुक्ति देने के लिए उन मॉन्स्टर पर अटैक करता है और फिर इसके बाद फोर्गो की राइट आर्म को काट देता है और फोर्गो दर्द से चिल्ला रहा होता है। ये देख फोर्गो से पूछने लगता है तुम कौन हो और ये कौन सी मॉन्स्टर पावर है। तभी हम देखते हैं विड और आहट भी यहाँ आ जाते हैं और वो दोनों भी कोएंजल का असली रूप देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं फोर्गो कोएंजल से चिल्लाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आर्म काटने की। जिसपे कोएंजल कहता है तुमने जो भोले वाले लोगों को मारा और उनकी बॉडीज पर क्रस्ड मैजिक किया, उसने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। जिसके बाद कोएंजल गुस्से में उसे कहता है तुमने उनका ट्रस्ट
तोड़ा है, कितने घटिया इंसान हो तुम। तो फोर्गो कहने लगता है तोड़ा तो क्या। तभी क्वेंजल कहने लगता है इस जगह पर कई ब्रेव हीरोज ने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी और वो 7 हीरोज ने अभी जितना भी नाम कमा लिया हो मैं उनसे बदला लेके रहूंगा। ये सुनकर फोर्गो कहने लगता है तुम क्या बदला ले रहे हो। जिस पर क्वेंजल कहता है तुम जैसे घटिया इंसान को मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ के सारे लोग आ जाते हैं और क्वेंजल को ऐसा देख उसे मॉन्स्टर समझने लगते हैं। यहाँ तक कि उन्हें लगने लगता है कि क्वेंजल ने ही जेफी के पेरेंट्स को मारा है। जिसके बाद एक आदमी जेफी को उठाता है और पता चलता है कि जेफी अभी जिंदा है और सारे लोग फोर्गो को सही समझ रहे होते हैं। ये देख फोर्गो हंसने लगता है। जिसके बाद सारे लोग क्वेंजल को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी विड और प्रिंसेस क्वेंजल को वहाँ से बचा ले जाते हैं। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं क्वेंजल विड का शुक्रिया अदा करता है उसकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद वो प्रिंसेस से कहता है सॉरी अभी मुझे एक अधूरा काम करना है, वो काम करने के बाद तुम मुझे मारकर अपने भाई की मौत का बदला ले लेना। ये सुन प्रिंसेस इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पेपी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि क्वेंजल बेकसूर है, ये सब फोर्गो ने किया है। लेकिन वो पेपी की बातों पर बिलीव नहीं करते क्योंकि उनका कहना होता है उन्होंने जो खुद अपनी आंखों के सामने देखा उसे वो अनदेखा नहीं कर सकते। जिसके बाद हम क्वेंजल को देखते हैं जो अकेला बैठा मून की ओर देख रहा होता है। तभी उसके पास प्रिंसेस आ जाती है और क्वेंजल से माफी मांगने लगती है कि वो गलत थी क्योंकि उसे सब पता चल जाता है कि क्वेंजल ने तो उसके भाई की आत्मा को शांति दी थी उस श्रापित मैजिक से बचाकर। इसके बाद हम देखते हैं आधी रात को कालियन के गार्ड उसके पास आते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि क्वेंजल 7 हीरोज को मारना चाहता है। ये सुनकर लैंडग्रेव कहने लगता है वो हमें नहीं मार सकता, मुझे अपने मूलन सोल्जर पर पूरा भरोसा है क्योंकि ये एरिया शुरू से ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स का है और यहाँ के लोगों ने दिन रात एक करके मेरी रक्षा के लिए इस महल को बनाया है और इस महल में कोई मामूली आदमी एंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्गो लैंडग्रेव के पास आता है और उसकी ये हालत देख वहाँ डर का माहौल बन जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं महल के सोल्जर क्वेंजल और उस टीम को मारने के लिए वो सोल्जर फुल सिक्योरिटी के साथ रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लैंडग्रेव को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी लोग भी फ्लाइंग ड्रैगन की सेना बना लेते हैं। तभी हम देखते हैं क्वेंजल विड और प्रिंसेस महल की ओर बढ़ रहे होते हैं और तभी महल की सेना उन पर तीरों से अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे करके क्वेंजल उस अटैक से बच जाता है लेकिन पीछे से फ्लाइंग ड्रैगन की सेना भी उनका पीछा कर रही होती है। जिसके बाद सोल्जर लैंडग्रेव के कहने पर सबसे बड़ा अटैक करने के लिए अपनी मैजिक कैनन निकाल लेते हैं और इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देख विड घबरा जाता है और इसी मैजिक कैनन से 23 साल पहले 14 हीरो ने अपने दुश्मन मुल्क को हराया था। तभी हम क्वेंजल के पास्ट की यादें देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि हम अपनी जमीन हार रहे हैं, हम अपने एम्पायर की रक्षा कैसे करेंगे। और फिर वो दो लोग आश्चर्य मतलब अपने क्वेंजल और लैंडग्रेव से कहते हैं कि हमने कैप्चर की उस मैजिक कैनन की जांच कैसे चल रही है। इस पर आश्चर्य कहता है मुझे माफ कर दो लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। और इस पर वो आदमी कहता है माफी क्यों मांग रहे हो, ये तो हमारा काम ही है, लेकिन अगर तुमने ये काम जल्दी नहीं किया तो हम मूलन सोल्जर्स एनिमी को खुद ही मार देंगे। और उनके जाने के बाद आश्चर्य कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा काम करते हो। और इस पर कालियन कहता है मुझे क्या पता, मैं तो एक डाकू हूँ ना, मगर तुम आश्चर्य पूरे सरप्राइजेस साथ भरे हुए हो, कौन कह सकता है कि तुम एम्पायर के सबसे बड़े स्पेशल स्पोर्ट्समैन हो। और तभी क्वेंजल कहने लगता है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम अपने काम पर लगते हैं। तभी हम प्रेजेंट में क्वेंजल को देखते हैं जो महल की ओर बढ़ रहा होता है और बाकी फोर्सेस उन पर लगातार अटैक करे जा रहा होता है। बाकी के मैलून सोल्जर्स मैजिक कैनन को ऑपरेट कर रहे होते हैं और फिर वो महल के चैम्बर को पानी से भर देते हैं जिससे मैजिक कैनन फुल चार्ज हो जाती है अटैक करने के लिए। और अपने सोल्जर्स की ये सारी तैयारी देख के लैंडग्रेव को लग रहा होता है कि क्वेंजल अब नहीं बच पाएगा और हंसने लगता है। और इधर फ्लाइंग ड्रैगन्स की फोर्स ने क्वेंजल को घेर लिया होता है और फिर क्वेंजल अपनी ब्लैक स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है और दूसरी तरफ ये लोग मैजिक कैनन को एक्टिवेट कर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क होने लगता है और अचानक बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है और वो क्वेंजल पर अटैक करते हैं। ये देख सबको लग रहा होता है क्वेंजल और उसके साथियों का दी एंड हो गया है, लेकिन तभी उसमें से बचकर क्वेंजल अपनी टीम के साथ जिंदा वापस आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है और किसी को समझ नहीं आता कि अभी ये क्या हुआ, वो बच कैसे गया आखिर। फिर हम देखते हैं क्वेंजल ने उस मैजिक कैनन की मिसाइल ही तोड़ दी होती है। इसके बाद हम देखते हैं महल की सेना उन लोगों को ढूंढने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं क्वेंजल अपनी टीम के साथ एक सीक्रेट एरिया से जा रहा होता है और बताता है कि यहाँ बाहर जाने का खुफिया रास्ता है जो महल की सेना को भी नहीं पता है। जैसे ही वो सब
जब सीक्रेट डोर के पास जाते हैं वहाँ ग्रेन आ जाता है और वो तीनों रुक जाते हैं। जिसके बाद ग्रेन उनसे कहता है तुम लोग यहाँ कैसे? ये रास्ता सिर्फ लैंडग्रेव और उनके नौकरों को पता है। जिसपे क्वेंजल कहता है मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, मुझे कालियन से मिलना है। और विड गुस्से में कहता है वो घटिया फोर्गो कहाँ है और सचरन को कहाँ छिपाया है तुम लोगों ने? फिर क्वेंजल कहता है हमें जाने दो। और यहाँ पर ग्रेन उन्हें बताता है कि उन्हें लैंडग्रेव और फोर्गो महल में नहीं मिलेंगे, वो दोनों महल के मंदिर में है इस टाइम और वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं जा सकता। जिस पर क्वेंजल कहता है तुम हमें ये सब कुछ क्यों बता रहे हो, तुम तो उनके ही मेंबर हो। जिसके बाद ग्रेन रोने लगता है और बताता है मैंने फोर्गो को उस रात एक मॉन्स्टर की फॉर्म में देखा और उसने जेफी के पेरेंट्स को मार दिया। मुझे पता ही नहीं था इनकी असली सच्चाई, मुझे लग रहा था मैं अच्छाई का साथ दे रहा हूँ और इनको कितने सालों से लड़कियां लाकर दे रहा हूँ। उसके बाद वो ये भी बताता है कि उसने ही सचरन को श्राइनी तक छोड़ा था इसी रास्ते से। ये सुनकर विड को गुस्सा आता है और वो उसको गले से पकड़ लेता है और पूछने लगता है जल्दी से उस जगह का पता बताओ। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम लैंडग्रेव और फोर्गो को देखते हैं, जहाँ पर लैंडग्रेव उसे कह रहा होता है जिस बच्चे ने तुम्हारी आर्म काटी है वो हमारी जान के पीछे पड़ा है। मैंने इस बात को पहले हल्के में लिया लेकिन ये जगह बिल्कुल सेफ है और अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो तुम्हें उनसे निपटना होगा, क्योंकि तुम तो जानते हो हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही हम ग्रेन को देखते हैं जो क्वेंजल, विड और प्रिंसेस आहट को वहाँ पर लड़कियां बनाकर ले आता है। जिसके बाद वो गार्ड से कहता है इस बार वो खुद फोर्गो को लड़कियां देगा, तुम बस ये बताओ वो यहाँ है या नहीं, या फिर उन्हें यहाँ ले आओ। जिसके बाद हम देखते हैं फोर्गो वहाँ आ जाता है और ग्रेन उसे कहने लगता है इस टाइम उसे मुझसे क्या चाहिए। जिस पर ग्रेन उसे पूछने लगता है मुझे सच जानना है, आखिर आप मुझसे क्या झूठ छिपा रहे हो? तुम और लैंडग्रेव मिलके कुछ बुरा कर रहे हो जिसमें मुझे भी इन्वॉल्व किया हुआ है। उसकी ये सारी बातें सुनकर फोर्गो से कहने लगता है आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो ग्रेन उसे कहता है मैंने देखा उस रात तुमने जेफी के पेरेंट्स को कैसे मारा और उनको एक मॉन्स्टर बना दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद फोर्गो उसे बड़ी चालाकी से अपनी बातों में फिर से ले लेता है और कहता है वो लड़कियों में से फेरी ब्लड की पावर्स लेता है और इसी के साथ ही जो उनकी सिटी में घुसपैठ करते हैं उनको मार रहा है। और जब वो सोचता था ओरिजिनल लॉर्ड ने वो क्रस्ड मैजिक उसमें ट्रांसप्लांट किया था और ये बात लैंडग्रेव को ही नहीं पता है। जिसके बाद वो उसे कहने लगता है लैंडग्रेव ने उसे एक सीक्रेट मिशन दिया है जो भी उसे नहीं बता सकता। ये सारी बातें सुनकर ग्रेन फोर्गो की बातों में फंस जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। जिसके बाद वो इन तीनों से भी कहने लगता है हमें गलतफहमी हुई थी यार। फोर्गो को ये पता चलता है कि वो क्वेंजल और उसके साथियों को जहाँ तक लेके आया है तो वो ग्रेन के चाकू मार देता है और जैसे ही वो ग्रेन को मॉन्स्टर बनाने लगता है बीच में क्वेंजल आकर उसे रोक देता है और फिर वो फोर्गो से कहता है मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती की। और फिर फोर्गो डरते हुए उसे कहने लगता है चलो एक डील करते हैं, तुम सचरन को ले जा सकते हो लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसपे क्वेंजल कहता है इससे अच्छा तो मैं तुम्हें मार कर सचरन को ले जाऊँ क्योंकि मेरा मिशन तो 7 हीरो धोखेबाजों को मारना है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्गो ने उन लड़कियों की बलि देकर उनको भी मॉन्स्टर बना दिया होता है और क्वेंजल लगातार उनसे लड़ रहा होता है लेकिन फोर्गो पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग बन गया होता है। ये देख विड क्वेंजल को अपनी ब्लैक स्वॉर्ड यूज करने के लिए कहता है तो क्वेंजल कहता है वो खुले आसमान में ही ब्लैक स्वॉर्ड यूज कर सकता है क्योंकि मूनलाइट ही क्वेंजल की असली पावर होती है। जिसके बाद विड और प्रिंसेस दोनों क्वेंजल की हेल्प करने लगते हैं मगर तभी फोर्गो अपने मॉन्स्टर आर्म से क्वेंजल की स्वॉर्ड नीचे गिरा देता है लेकिन तभी ग्रेन अपनी स्वॉर्ड क्वेंजल की ओर फेंक देता है। जिसके बाद क्वेंजल तेजी से फोर्गो की ओर बढ़ रहा होता है और उसके सिर में चाकू घुसा देता है जिससे फोर्गो वहीं मारा जाता है। जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम कालियन और आश्चर्य दोनों को देखते हैं। जहां कालियन कह रहा होता है हमारा मिशन पूरा हुआ, अब हमें ग्लेन और बाकियों के पास जाना चाहिए। जिसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं एक लड़की को बांध कर रखा हुआ होता है जो डेमी ह्यूमन होती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि 4 क्लैन की दूसरी प्रिंसेस सचरन होती है। और यहीं पर कालियन किसी आदमी से बात कर रहा होता है और वो आदमी उसे बताता है कि इस लड़की में ह्यूमन ब्लड और फेरी ब्लड दोनों है जिसकी आपको कब से वेट थी। जिसके बाद कालियन सचरन पर एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए कहता है लेकिन तभी वहाँ पर क्वेंजल आ जाता है और वो एक एक करके कालियन के गार्ड्स को मार देता है और फिर वो कालियन की ओर बढ़ते हुए कहने लगता है यार तुम तो बूढ़े हो गए हो। ये सुनकर कालियन कहता है तुम हो कौन? तुम लैंडग्रेव कालियन के महल के अंदर हो, भूलो मत। लेकिन क्वेंजल उसकी ओर बढ़ने लगता है लेकिन तभी उसे सचरन के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि उस पर अजीब मैजिक किया जा रहा होता है। जिसके बाद विड और प्रिंसेस आकर सचरन को बचा
हटा लेते हैं। ये देख कालियन गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जाने की जरूरत की है, वो भी एक ह्यूमन लड़की के लिए। जिसके बाद कोएंजल मन में सोचता है, एक टाइम था जब कालियन अपनी जान पर खेल के लोगों को बचाता था और अब इतना बुरा इंसान बन गया है। और कालियन ये सोच रहा होता है, ये बच्चा उसे इस तरह क्यों देख रहा है। तभी कोएंजल भागते हुए अपनी स्वॉर्ड लेके उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन कालियन हवा में जंप लगा के उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद कालियन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और दोनों के बीच भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। और इधर प्रिंसेस आहट बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाती है और तभी मौका देख कोएंजल कालियन के पेट पर अटैक कर देता है। जिसके बाद गुस्से में वो तेजी से कोएंजल की ओर बढ़ता है और कोएंजल फिर से उस पे एक और अटैक कर देता है और कहने लगता है, अभी भी तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल पहले जैसा ही है। और कालियन सोच में पड़ जाता है, आखिर ये बच्चा कौन है, और सोचता है बॉर्डरलैंड का एक डेमी ह्यूमन इतनी अच्छी स्वॉर्ड कैसे चला पा रहा है। जिसके बाद उन दोनों में फिर फाइट शुरू हो जाती है। एक बार फिर कालियन जख्मी हो जाता है तो वो अपने प्रेस्ट से कहने लगता है, उन सारी डेमी ह्यूमन गर्ल्स के ब्लड से मैं इतना स्ट्रॉन्ग बना हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद फिर से दोनों में भयंकर वाली फाइट शुरू हो जाती है और कोएंजल के मूव्स देख कालियन शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुमने ऐसी स्वॉर्ड चलानी कहाँ से सीखी। तो कोएंजल कहता है, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, तुम्हें मारने के लिए मैं 20 सालों से वेट कर रहा हूँ। जिसके बाद कोएंजल अपने ब्लैक विंग्स एक्टिवेट करता है और कालियन को और जख्मी कर देता है। ये देख वो समझ जाता है कि ये आश्चर्य है, पर ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मर गया था। जिस पर कोएंजल कहता है, हाँ ग्लेन ने मेरी लेफ्ट आई निकाली थी और तुमने पीछे से आकर मेरी राइट आर्म, मुझे सब पता है। और जैसे ही कोएंजल उसके आर्म काटने जाता है तो कालियन उसे कहता है, हमने तुम्हें मारा था, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए थे, तो तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। लेकिन कोएंजल के मन में बस यही चल रहा होता है कि उसके ब्लैक विंग अटैक से ये कैसे बच गया। और फिर वो कालियन को मारने लगता है। तभी कालियन के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और कोएंजल को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कोएंजल बिना मूनलाइट के रिकवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी लो हो जाती है। और कालियन कोएंजल से पूछता है, तुम इतने सालों से अभी तक इतने यंग कैसे हो। जिसके बाद कालियन अपने प्रेस्ट से कहता है, अब उसे एक परफेक्ट बॉडी मिल गई है, इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू करो, मुझे भी जुबान रहना है। जिसके बाद वो आदमी एक अजीब सा कीड़ा लेता है, जिससे वो फोगो जैसा क्रस्ट मैजिक कोएंजल में ट्रांसप्लांट करने वाला होता है। जहाँ कालियन कोएंजल से कहता है, इस क्रस्ट मैजिक के बाद तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार पाओगे और तुम्हारे ब्लड से मैं इमोर्टल हो जाऊंगा। इतना नाम मैंने मरने के लिए नहीं कमाया है। और जैसे ही वो कीड़ा कोएंजल पर छोड़ा जाता है, कोएंजल एक बड़े और डरावने मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे देख कालियन डर जाता है और अपने गार्ड से कोएंजल को मार देने के लिए कहने लगता है। और जैसे ही वो गार्ड कोएंजल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोएंजल उनको दूर फेंक देता है अपनी मॉन्स्टर आर्म से। और यहाँ हमें ये पता चलता है ये गार्ड्स लड़कियां होती है। इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसके बाद हम देखते हैं कोएंजल सभी को मार देता है और फिर अपने ब्लैक विंग से ऊपर से पत्थर गिरा देता है और कालियन उसके नीचे फंस जाता है। जहां हम देखते हैं कोएंजल उन गार्ड लड़कियों को कालियन की कैद से आजादी दे देता है। जैसे कि हमें पता है कालियन ने उन्हें मैजिक से कैद किया हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कोएंजल कालियन की आर्म काट देता है। यही देख कालियन उसे कहने लगता है, अचरित हम दोस्त हुआ करते थे, तुम्हें याद है। लेकिन कोएंजल उसकी कोई बात नहीं सुनता और फिर अपने ब्लैक विंग से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे कालियन वही मारा जाता है। और कोएंजल कहता है अब बस 6 रह गए। मगर तभी हम देखते हैं कोएंजल जब नॉर्मल फॉर्म में आता है तो वो बेहोश हो जाता है। ये देख प्रिंसेस आहट जल्दी से कोएंजल को संभालती है और कोएंजल को काफी हल्का देख घबरा जाती है। तभी सचरेन बताती है टेंशन की कोई बात नहीं है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसने अपनी बहुत सारी पावर यूज की है, जिसकी वजह से कोएंजल काफी पतला हो गया है। और तभी वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देख सभी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। इसके साथ ही हम ग्रेन को देखते हैं जो फोर्गो के पास बैठा रो रहा होता है। और फिर हमें ग्रेन के पास्ट की यादें दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़की कह रही होती है लॉर्ड फोर्गो ग्रेन ने मेरी जान बचाई है। जिसके बाद फोर्गो कहता है मैं लैंडग्रेव मिलिट्री का कमांडर हूँ, तो हम हर साफ दिल वाले इंसान को वेलकम करते हैं जो एम्पायर और यहाँ के लोगों की रक्षा करता है। और फिर वो ग्रेन को स्वर्ड देकर उसे अपनी लैंडग्रेव मिलिट्री ज्वाइन करने
करने का ऑफर देता है। ये देख ग्रेन खुश हो जाता है और तब से उसे बिग ब्रदर कहकर बुलाना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही हम प्रेजेंट में फिर से ग्रेन को देखते हैं, जो कह रहा होता है, मैंने उस दिन से लेके आज तक मैंने जो भी किया आपके लिए किया और सिर्फ आप ही थे जो मेरे सबसे क्लोज थे, लेकिन आखिरी टाइम पर मैं आपका साथ नहीं दे पाया और रोने लगता है। तभी विड और प्रिंसेस भी वहाँ आ जाते हैं, जो ग्रेन को वहाँ से हटने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और फिर वहाँ बहुत सारा पानी आ जाता है जिसमें वो दोनों डूब जाते हैं और दूसरी तरफ विड और फेकिमारू पर बैठ के सबको बचा ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की जो एस्ट्रोलॉजर होती है, वो सभी को बताती है कि हमारे 7 स्टार में से 1 स्टार गिर चुका है। जिसके बाद कुछ आदमी एम्पायर को ये बात बताने का डिसाइड करते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं महल का कैप्टन सभी सोल्जर को बताता है लैंडग्रेव का उनको अभी तक कुछ पता नहीं चला और मोंडन बुगन की गोडेस ने सेंस किया है कि वो अब नहीं रहे। ये सुनकर सारे सोल्जर रोने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिटी में सभी लोग लैंडग्रेव के ना रहने पर दुखी होते हैं और यहाँ पर सब उसके फर्नरल में आए होते हैं। फिर जब पेपी और लेटा को ये पता चलता है कि लैंडग्रेव और फोर्गो मारे गए हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग फोर्गो और लैंडग्रेव की चेस्ट लेकर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जेफी भीड़ में से निकल कर आता है और लॉर्ड फोर्गो कहकर रोने लगता है। ये देख पेपी को बुरा लग रहा होता है कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला फोर्गो ही है और वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर विड आ जाता है जो उनसे कहता है मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा था और वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब जंगल में एक गुफा में छुपे होते हैं, क्योंकि महल की सारी सेना क्वेंजल और उसके साथियों को ही ढूंढ रही होती है। क्वेंजल को देख पेपी खुश हो जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। जिसके बाद वो क्वेंजल को इतना पतला देख पूछने लगती है तुम ठीक तो हो क्वेंजल, ये कैसे हुआ? तो क्वेंजल कहता है ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, लेकिन डोंट वरी मैं जल्दी से नॉर्मल हो जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेंजल पहाड़ पर खड़ा होकर उस जगह को देख रहा होता है जहाँ उसके 20 साल पहले के साथियों की समाधि बनाई गई थी। और यहाँ पर विड, पेपी और लेटा को क्वेंजल की सच्चाई बताते हैं कि क्वेंजल ही आश्रित है और उसके साथ हीरोस ने उसको धोखे से मार दिया था। अभी हम देखते हैं कालियन और फोर्गो की समाधि भी उसी जगह लगाई जा रही होती है। जिसके बाद सभी लोग काफी रिस्पेक्ट से उसे अलविदा करते हैं और कहते हैं हमारे हीरो लैंडग्रेव कालियन का जो सपना था उसे हम पूरा करेंगे, हम अपनी सिटी में शांति रखेंगे। जिसके बाद सभी कहते हैं लिव लॉन्ग अवर हीरो और रोने लगते हैं। ये देख पेपी कहती है लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस आदमी को जिसने सभी का फायदा उठाया है, ये बहुत अनफेयर है। जिस पर क्वेंजल कहता है तुम लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन सच ये है मैंने एक हीरो को मारा है और मेरी वजह से आज ये लोग रो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एम्पायर के 6 हीरोज को मारने वाला हूँ और तुम लोगों को अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं क्वेंजल अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ता है। तभी यहाँ पर विड सेचरन साथ आते हैं और क्वेंजल को शुक्रिया अदा करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद वो क्वेंजल से सॉरी कहते हुए कहते हैं मुझे अपनी प्रिंसेस को सेचरन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मैं अपने तरीके से ये एहसान चुका दूंगा, तब तक तुम प्रिंसेस आर्ट का ध्यान रखना। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ तीनों लड़कियाँ यानी पेपी, अलेटा और प्रिंसेस आर्ट क्वेंजल के साथ निकल पड़ती है। इसके बाद हम इंपीरियल कैपिटल सोचालियन को देखते हैं, जहां किंग साथिरोस के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं लैंडग्रेव कालियन को एक डेमी ह्यूमन ने मार दिया है और तुम सभी को उसको जल्दी से ढूंढ के कालियन को जस्टिस देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक आदमी ब्रेस्टर से कहता है मैप को देखा जाए तो नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है। ये सुनकर ब्रेस्टर कहता है मैं उस डेमी ह्यूमन को देख लूंगा और यहाँ क्वेंजल को सभी हीरो किलर के नाम से जानने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिस्टर के सोल्जर्स एक डेमी ह्यूमन के विलेज के लोगों को पकड़कर उनसे हीरो किलर के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी कहता है तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो सोल्जर उन्हें बताता है कि लैंडग्रेव कालियन को मारने वाला रवेल यहीं कहीं इसी विलेज में छिपा है और वो भी एक डेमी ह्यूमन है। तभी हम देखते हैं क्वेंजल इसी जगह पहुंच जाता है और क्वेंजल को देखते ही वो सभी अपनी अपनी स्वॉर्ड निकालकर क्वेंजल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेंजल बहुत तेजी से एक ही बार में उन सभी को मार देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री सिटी को, जिसका नाम होता है जुलाद ओब्लाद और इस सिटी पर किसी भी हीरो या किंग का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं पेपी, एट और अलीटा को, जो एक रेस्टोरेंट में डांस कर रही होती है और यहाँ एक और लड़की आती है जो लीटा से कहती है मुझे माफ
करना, मैंने तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से इतना काम करवाया। जिसपे अलीटा कहती है डोंट वरी, वैसे भी मुझे यहाँ फ्री में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं पेपी कह रही होती है क्विंजल ने हमें यहाँ क्यों छोड़ा, ये सारी उसी की गलती है। इसके बाद हम क्विंजल को देखते हैं और वो भैंस बदल कर लड़कियों जैसा बना होता है और वो टेलीस्कोप से देख रहा होता है और कहता है बेटर ग्रेविटी की मिलिट्री मुझे पूरे रास्ते फॉलो कर रही है। तभी एक आदमी यहाँ पर आता है और क्विंजल को एक मैप देता है, जिसे देख क्विंजल कहता है ये तो आधा मैप है। तो वो आदमी उसे बताता है कि कुछ सालों पहले बेटर ग्रेविटी का कैस्टल न्यू बना है और तब से वो एरिया मैप में बैन किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, फिर मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। लेकिन क्विंजल उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्विंजल मन में सोचता है जानकारी इकट्ठा करना ही बहुत टफ था, इसका मतलब अब मुझे स्लो और सोच समझकर अटैक करना होगा। इसके बाद हम फिर से उसी रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग एक स्किट कर रहे होते हैं, जिसमें वो दिखा रहे होते हैं कैसे हीरो किलर में लैंडग्रेम कॉलियन को मारा। जिसके बाद गिटार बजा रहा आदमी लोगों से कहता है वो हीरो किलर यहीं कहीं छिपा है, हमारा फर्ज है कि हम उसे पकड़े। तभी यहाँ पर बेटर ग्रेविटी के मिलिट्री के आदमी आ जाते हैं। वो क्विंजल बने आदमी को देख उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं यही वो हीरो किलर है। लेकिन तभी आर्ट बीच में आकर उसे बचा लेती है। जैसे ही वो आदमी आर्ट पर अटैक करने लगता है, एक और लड़का यहाँ आ जाता है और उस आदमी को गले से पकड़कर पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वो आर्ट से कहता है आप तो वही है ना जो इतना अच्छा डांस की थी, कोई सोच नहीं सकता, आप तो मेटल आर्ट्स भी जानती होंगी। तभी वो आदमी उठ जाता है और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैटक्राफ्ट के सोल्जर से पंगा लेने की। जिसपे वो लड़का कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मैंने थोड़ा रूड बिहेव किया क्योंकि मैं ये स्किट पूरा एंड तक देखना चाहता था, लेकिन तुमने खराब कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं सभी सोल्जर लड़के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये लड़का उनको पीट पीट कर उनकी हालत खराब कर देता है और जिसके बाद वो लड़का यहाँ से जाने लगता है। तभी वो जब क्विंजल के पास से गुजरता है उसे अब नॉर्मल ऑरा फील होता है और दूसरी तरफ क्विंजल को ऐसा फील होता है जैसे वो उसका दुश्मन हो। जिसके बाद वो मन में सोचता है मुझे इस पर नजर रखनी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रोजन उसी लड़के से बात कर रहा होता है और वो लड़का रोजन से कहता है मैंने सुना है वो हीरो किलर इसी एरिया में छिपा बैठा है और यहाँ हमें पता चलता है इस लड़के का असली नाम सैम है। जिसपे रोजन कहता है मैंने हीरो किलर को पकड़ने के लिए फोर्टनाइट को कहा है। ये सुनकर सैम हंसने लगता है और कहता है क्या हीरो किलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो तुम्हें नाइट को भेजना पड़ा। जिस पर रोजन बताता है कि वो पहले भी उससे लड़ चुका है और मरते मरते बचा है, उसने सिंगल स्ट्राइक में ही उसकी लेग के स्लाइस कर दिए थे। ये सुनकर सैम मन में सोचता है रोजन भी उनसे हार गया, अगर ये सच है तो वो चुपचाप बैठे पहले उन चारों नाइट को हीरो किलर के साथ लड़ता देखेगा। नेक्स्ट हम कैस्टल का सीन देखते हैं, यहाँ पर सेम से मार खाकर आए सोल्जर्स को देखते हैं जो सब कुछ अपने कैप्टन को बताते हैं और फिर कैप्टन एक आदमी की आर्म तोड़ देता है। बैटक्राफ्ट के सोल्जर फ्री सिटी के एक मामूली गार्ड से हार कर आ गए। जिसके बाद ये आदमी फ्री सिटी पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन फ्री सिटी पर अटैक शुरू कर देता है, जिससे फ्री सिटी के हेड उसे पूछने लगते हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो उनमें से एक आदमी कहता है हीरो किलर को तुम लोग यहीं कहीं छिपाए बैठे हो। तभी हम देखते हैं रोजन के भेजे फोर्टनाइट को जो ये सब देख रहे होते हैं। इन सभी का नाम होता है लीजा, जेन, जेफ और किलक्रेज। तभी लीजा आगे बढ़ती है और कहती है इंपीरियर ने इस सिटी को फ्री सिटी रिकॉग्नाइज्ड किया है, ये यहाँ तो हुए भी तुम लोग यहाँ अटैक कर रहे हो, अपनी भलाई चाहते हो तो अभी के अभी अपने ट्रूप्स लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो आदमी कहने लगता है आखिर तुम हो कौन जो हमें ऑर्डर दे रही हो। जिसके बाद लीजा अपना इंट्रोडक्शन देती है। यहाँ हमें पता चलता है लीजा अचलंट रेचलेव की बेटी होती है जो कि एम्पीरियर के 8 फैमिलीज में से वो मैन इलेक्टर होता है जो एम्पीरियर को सिलेक्ट कर सकता है। ये सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं और वो आदमी लीजा से माफी मांगने लगता है, जिस पर वो उस आदमी से कहती है कि वो हीरो किलर को ढूंढने वाली है जिसमें उसे उसकी हेल्प चाहिए। इसके बाद हम फिर से उस स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें सैम और रोजन होते हैं। सैम रोजन से पूछता है क्या वो फोर्टनाइट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो रोजन उससे कहता है स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन आपके जितनी नहीं, क्योंकि ये सच है कि कोई सिंगल आदमी हीरो किलर को नहीं मार सकता, लेकिन ये फोर्टनाइट मिलके जरूर मार सकते हैं। जिस पर सैम कहता है मैं अकेला उसे खुद मार सकता हूँ। ये सुनकर रोजन शॉक हो जाता है और कहता है भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेपी क्विंजल को मिस कर रही होती है। अभी हम देखते हैं चारों नाइट पेपी के रूम में आ जाते हैं। ये देख पेपी हैरान हो जाती है,
जिस पर लीजा उसे बताती है कि वो हीरो किलर को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर पेपी समझ जाती है, मतलब ये सब क्वेंजल को ढूंढ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कैलक्रेस के पास एक डेमी ह्यूमन फेरी होती है, जिसकी हेल्प से वो क्वेंजल को ढूंढ रहे होते हैं, जिसका नाम सूफी होता है। और हम देखते हैं सूफी को क्वेंजल के कहीं आसपास होने का एहसास होता है। इन सभी के जाने के बाद पेपी टेंशन में आ जाती है और कहती है उसे जल्दी से मिस आर्ट और मिस अलेटा को ये न्यूज देनी होगी। इसके बाद हम क्वेंजल को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अब नेक्स्ट प्लान बनाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि बाहर बैटग्रेव की मिलिट्री ने बहुत सारी सिक्योरिटी लगा दी होती है। इसके बाद क्वेंजल सोचता है उसे अभी तक ये भी पता नहीं है कि बैटग्रेव का कैस्टल किधर है। तभी हम देखते हैं उसके सामने फोर्कनाइट आ जाते हैं, जिन्हें देख क्वेंजल सोचने लगता है इन्होंने मुझे ढूंढ कैसे लिया। तभी लीजा कैलक्रेस से कहती है ये तो बहुत मासूम बच्चा है, तुम्हें लगता है ये ही हीरो किलर है। जिस पर कैलक्रेस बताता है सूफी का फेयर ब्लड स्मेल का एहसास कर रहा है इस लड़के से। जिसके बाद लीजा क्वेंजल को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है वो बस एम्पायर के ऑर्डर फॉलो कर रही है और अब वो उसे उसके पापों की सजा देकर रहेगी। और ये कहते ही वो क्वेंजल पर अटैक कर देती है और क्वेंजल उसके अटैक को रोक देता है। ये देख जेन और जेफ दोनों भी क्वेंजल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्वेंजल बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाता है। ये देख लीजा कहने लगती है रोजर ने बिल्कुल सही कहा था, हमें ग्रुप में इसको पकड़ना होगा। और ये सुनकर क्वेंजल समझ आता है कि रोजर ने इनको उसके पीछे भेजा है। नेक्स्ट हम ग्लेन को देखते हैं जो अपनी स्वर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं सैम यहाँ पर आकर ग्लेन पर अटैक कर देता है और ग्लेन भी बड़ी तेजी से उसके अटैक को रोक देता है। जिसके बाद ग्लेन उसे कहता है फाइनली तुम वापस आए गए। लेकिन सैम की ये हरकत देख बाकी के यहाँ खड़े आदमी कहने लगते हैं कि ये लड़का कौन है और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड के साथ ऐसा बिहेव करने की। जिसके बाद सैम उनको अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है वो लॉर्ड ग्लेन का कनाइट है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्लेन सैम से कहता है उसे उसके साथ कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्लेन सैम से कहता है तुमने हीरो किलर रेबेल के बारे में तो सुना होगा। जिस पर सैम कहता है हाँ मुझे पता है, उसने लैंडग्रेव कार्लियन को मारा है और उसने आप पर भी अटैक करने की कोशिश की थी। तभी ग्लेन सैम से कहता है मैंने 5 सालों से तुम्हें मास्टर ग्लेया के पास स्वर्ड सीखने के लिए छोड़ा था और अब टाइम आ गया है कि तुम खुद को प्रूव करो और तुम्हें हीरो किलर का सिर लाकर मुझे देना होगा, जिसने पूरे एम्पायर में डर का माहौल बनाया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बाकी के कनाइट बातें कर रहे होते हैं आखिर लॉर्ड ग्लेन ने उस घमंडी बच्चे को रोबेल मिशन क्यों दिया, उसमें लॉर्ड ग्लेन को ऐसा क्या स्पेशल दिखा जो हमें नहीं है। अभी उनमें से एक आदमी बताता है हम उसको नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सैम लॉर्ड ग्लेन का हमसे भी पहले का कनाइट है जब से 7 स्पेयर ऑर्गेनाइज हुई है। और इतना ही नहीं वो एम्पायर का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन भी है। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर ग्लेया और ग्लेन को, जहाँ पर ग्लेन मास्टर ग्लेया से पूछता है क्या आप आज भी अर्चित के कत्ल के लिए मुझसे नाराज हो। जिस पर वो कहती है मुझे बस अपने लिटिल अर्चित को खोने का बहुत दुख है और ये मरते दम तक रहेगा। वो 16 साल की एज में ही ऊंचाइयों तक पहुंच गया था, जहां ब्लाड मिस्टर को जहां तक पहुंचने में पूरी उम्र लग गई थी। इसी के साथ ही हमें मास्टर ग्लेया के पास्ट की यादें दिखाई जाती है जब आश्चर्यत विचिस के खिलाफ लड़ने के लिए मिशन पर जा रहा होता है और वो उससे कहती है अपना ध्यान रखना। इसी के साथ फिर हम देखते हैं कुछ लोग सिटी में बता रहे होते हैं कि साथेरोस ने विचिस को हरा दिया है और वो वापिस आ रहे हैं। जिसके बाद वो आदमी साथेरोस का नाम बताता है, लेकिन उसमें आश्चर्यत का नाम नहीं लिया जाता। और तभी वो आदमी कहता है लेकिन उनमें से 4 गिरदार निकले जिन्होंने एम्पायर के साथ धोखा किया। इसी के साथ प्रेजेंट में हम देखते हैं मास्टर ग्लेया कहती है मैं इस बात पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इतना स्वीट बच्चा एम्पायर के साथ गद्दारी कैसे करेगा और विचिस जैसे घटिया इंसानों के साथ हाथ मिलाएगा, मुझे इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्लेन मास्टर ग्लेया से कहता है 20 साल पहले उस दिन उसने ही अपने दोस्त और एक नोबल हीरो को अपने हाथों से मारा था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। जिसके बाद वो कहता है मुझे आश्चर्य से बहुत ज्यादा जेलस हुआ करती थी, वो फेयरलेस और निडर था और वो हमेशा सच्चाई का साथ देता था बिना अपनी लाइफ की परवाह किए और मुझे बहुत प्राउड था कि मैं उसके साथ मिशन पर जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो हम 7 और वो 4 सभी एक साथ विचिस के खिलाफ लड़ने वाले थे एम्पायर के फ्यूचर के लिए, लेकिन एंड में हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन उन चारों ने एक बड़ी मिस्टेक कर दी, उन्होंने विचिस को अपने तरीके से मारने का प्लान बना लिया और अपने तरीके से वो एम्पायर को बचा रहे थे। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं उनकी जान बच सकता था, उनको माफ करके सब सही कर सकता था। ये सब सुनने के बाद मास्टर ग्लेया ग्लेन पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुमने उनको गद्दार का अटैक क्यों दिया, मुझे तुमसे घृणा हो रही है, मैंने खुद अपने हाथों से उसे पाला था, मेरा दिल इस टाइम तुम्हें मार देने का कर रहा है। ये सुनकर ग्लेन उनसे कहता है अगर आप में हिम्मत है तो आप ट्राई कर सकती हो, लेकिन मुझे भी आपको फिर मारना पड़ेगा क्योंकि मैं एम्पायर और अपने सपनों की खातिर
कुछ भी कर सकता हूँ। जिसपे ग्लेया कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ और एक नाइट होने के नाते मुझे अपने पैर के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने गुस्से को अलग रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेंजल बहुत तेज तेज भाग रहा होता है और उसके पीछे ये चारों नाइट भी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिस आहट आ जाती है, जिसे देख क्वेंजल कहता है तुम यहाँ क्यों आई, और लीजा आहट को साइड हट जाने के लिए कहती है और कहती है तुम एक हीरो किलर का साथ दे रही हो जिसने लैंडग्रेव कालियन को मारा है। जिस पर आहट कहती है तुम जिन 7 हीरोज को प्रोटेक्ट कर रही हो वो एक नंबर के धोखेबाज है, और ये कहते ही वो लीजा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और साथ ही साथ वो कह रही होती है क्वेंजल एक रियल हीरो है, उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन फिर लीजा कहने लगती है तुम इस रेवल की साइड लेना बंद नहीं करोगी तो ठीक है। जिसके बाद वो दोनों फाइट करना शुरू कर देती है और यहाँ हम देखते हैं क्वेंजल आहट से कह रहा होता है यहाँ से चलो, हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन आहट उसकी बात नहीं सुनती। उसे लग रहा होता है कि वो क्वेंजल की हेल्प कर रही है। अभी हम देखते हैं जेन और जेफ दोनों अपने वेपन के साथ आहट को जख्मी कर देते हैं, जिसकी वजह से आहट नीचे गिर जाती है। लेकिन टाइम रहते क्वेंजल आहट को बचा लेता है और सही टाइम पर अलेटा और पेपी वहाँ पर वोट लेकर आ जाती है, जिसमें बेट क्वेंजल और बाकी सब इन चारों से बचकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये तीनों ब्रेस्टर को सारी बात बताते हैं कि मिस लीजा ने उनको अटैक करने से मना कर दिया, और ये बात सुनकर ब्रेस्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। जिसके बाद वो अपने आदमियों से फ्री सिटी को पूरा तबाह कर देने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेंजल और उसके दोस्तों को जो एक सीक्रेट जगह छिपे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं आहट की हाल ठीक ठाक है और जहाँ क्वेंजल आहट से अलविदा लेकर अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब क्वेंजल जा रहा होता है लीजा उसके सामने आ जाती है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों में लगातार फाइट हो रही होती है। तभी कैलक्रस अपने सूफी स्किल से क्वेंजल पर बैरियर मैजिक कर देता है, जिससे क्वेंजल की बॉडी मूव करना बंद कर देती है और देखते ही देखते क्वेंजल एक जगह बैठ जाता है। जिसके बाद लीजा उसके पास आती है और कहने लगती है अब तुम 7 हीरोज को धोखा नहीं दे पाओगे, तुम्हारा खेल खत्म हुआ और यहाँ तक के तुम अब बेटग्रेव के ब्रेस्टर के कैस्टल तक भी नहीं जा सकते, जो बस कुछ कदमों की दूरी पर है। और यहाँ ब्रेस्टर का नाम सुनते ही क्वेंजल को अपना पास्ट याद आ जाता है और जैसे ही लीजा उसे मारने लगती है क्वेंजल फिर से उठ खड़ा होता है। ये देख लीजा शॉक हो जाती है, इतना पावरफुल मैजिक के बाद भी ये कैसे मूवमेंट कर पा रहा है। तभी क्वेंजल उसे कहने लगता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस आहट एक बार फिर क्वेंजल की हेल्प करने के लिए आगे आती है। इसके बाद यहाँ लगातार सभी के बीच फाइट हो रही होती है, लेकिन तभी बैटग्रेविटी की मिलिट्री फ्री सिटी पर खतरनाक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अचानक से वॉल पर ब्लास्ट होता है, जिससे आहट के सिर पर चोट लग जाती है और उसकी हालत काफी सीरियस हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेंजल आहट को एक सेफ जगह ले आता है, लेकिन आहट मर चुकी होती है। ये देख क्वेंजल उसे कहने लगता है मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग फाइटर बनते देखना चाहता हूँ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। जिसके बाद वो स्वर्ड से अपनी जीभ को काट कर ब्लड निकाल लेता है और आहट को किस करके अपना ब्लड उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेंजल के पावरफुल ब्लड से आहट को एक नई जिंदगी मिल जाती है और क्वेंजल उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है जल्दी ठीक हो जाओ, हम जल्दी मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं बैटग्रेविटी की मिलिट्री फ्री सिटी पर कब्जा कर लेते हैं। ये देख लीजा उनसे पूछने लगती है तुम अनपढ़ गवार यहाँ फिर से आ गए, अभी के अभी यहाँ से वापिस चले जाओ। लेकिन तभी एक आदमी कहने लगता है हमारे लॉर्ड ने हमें ये ऑर्डर दिया है क्योंकि ये फ्री सिटी हीरो किलर को सपोर्ट कर रही है और जो हमारे लॉर्ड को खत्म करना चाहता है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिसके बाद वो कहने लगता है हम फ्री सिटी को अपना एरिया बनाएंगे और यहाँ के हेड को मार देंगे। ये सुनकर लीजा को उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो कहने लगती है कितने घटिया लोग हो तुम, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद बैटग्रेविटी की मिलिट्री लॉर्ड मेंशन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजा अपनी टीम से कहने लगती है हमें जल्दी से इनको रोकने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। तभी हम देखते हैं सिटी के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और सभी के मन में बस यही सवाल होता है आखिर हीरोज हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं पूरी सिटी तहस नहस हो चुकी होती है और जिसके बाद आहट जेफ से कहती है जल्दी बताओ हम नेक्स्ट क्या करें। तो जेफ कहता है कि ये सब रोकने का बस एक ही तरीका है कि वो ब्रेस्टर को मार दे, जिससे ये सब अपने आप ही रुक जाएगा। जिसके बाद लीजा मन में सोचती है जो वो एम्पायर और लोगों की रक्षा के लिए एक नाइट बनी है, लेकिन हीरो ही उसकी जस्टिस के बीच में आ रहा है और लीजा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी हम देखते हैं बैटग्रेविटी की मिलिट्री बेकसूर लोगों को बेरहमी से मार रहे होते हैं और जैसे ही एक आदमी एक लड़की को मारने लगता है जहाँ क्वेंजल
क्विंजल आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। और क्विंजल को देख सभी सोल्जर उसको मारने के लिए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और क्विंजल इन सबको एक एक करके मार देता है और ये सब लीजा देख रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों आदमी क्विंजल को देख के कहने लगते हैं क्या ये एक छोटा बच्चा हीरो किलर है, और कहने लगते हैं इससे डरने की कोई बात नहीं। तभी इनके पास एक सोल्जर आके बताता है फ्री सिटी के सोल्जर भी पूरी तैयारी के साथ हमला करने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अलीटा बाकी सोल्जर के साथ मिलकर लोगों को बचा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं बैटग्रेफ्टी की मिलिट्री के ट्रूप्स डर कर वापस जाने लगते हैं क्योंकि क्विंजल उनको बहुत बुरा मार रहा होता है। तभी जेफ लीजा से कहता है वो बच्चा अकेला पूरी सेना को मार रहा है लेकिन वो थक चुका है, क्या लगता है हमें उसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। जिस पर लीजा कहती है हम क्विंजल को ज्वाइन करेंगे क्योंकि अभी हमें बस बेकसूर लोगों को बचाना है। तभी हम देखते हैं मिस आर्ट जो क्विंजल की तरह दिख रही होती है और उसमें भी क्विंजल जैसी पावर्स आ जाती है। जहाँ हम देखते हैं आर्ट क्विंजल की तरह ही एक ही बार में उन आदमियों को मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं क्विंजल आर्ट मिलकर बैटरग्रेफ्टी की मिलिट्री को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन दूसरी तरफ से फोर्क नाइट भी बैटल ग्राउंड में आ उतरते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसी सिचुएशन को देख मार्क अपने फ्लाइंग ड्रैगन पर बैठ हेल्प लेने के लिए वापस अपने कैस्टल चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं काफी बुरी तरीके से बैटग्रेफ्टी की मिलिट्री पिट रही होती है जिसकी वजह से सारी सेना अपनी जान बचाने के लिए पीछे वापस भागने लगती है और ये देख उनका कैप्टन उनको रोकने लगता है। तभी सामने से सिटी के लोग भी अपने अपने वेपन लेकर उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी यहाँ कुछ अलग देखने को मिलता है। बादलों में से तेज रोशनी सिटी पर पड़ती है जिसमें से एक तेज बिजली गिरती है जिससे सिटी में बहुत सारी तबाही हो जाती है। ये देख सिटी के लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि सब कुछ एक ही बार में चकनाचूर हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये अटैक ब्रेस्टर ने किया होता है जो अपनी मैजिक कैनन यहाँ ले आता है और यहाँ सब ब्रेस्टर के फ्लोटिंग कैस्टल को देख हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मार्क अपने फ्लाइंग ड्रैगन की सेना लेकर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कैप्टन का दोस्त और वो दोनों सिटी पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी ब्रेस्टर अपने ही सोल्जर की परवाह ना करते हुए उन पर भी मैजिक कैनन से अटैक कर देता है जिसमें कैप्टन का दोस्त मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रेस्टर को उसका आदमी कह रहा होता है सर हमारे लोग भी सिटी में ही हैं। जिस पर वो कहने लगता है ये मेरा एरिया है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ हम देखते हैं वो कंटिन्यूसली सिटी पर हमले करता रहता है। तभी हम देखते हैं कैप्टन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके सामने फोर्क नाइट आ जाते हैं और लीजा उसे कहती है तुम्हें मुझे सब बताना होगा, आखिर ये फ्लोटिंग कैस्टल और ब्रेस्टर का ये क्या चल रहा है। दूसरी साइड हम देखते हैं सिविलियन फोर्स के लीडर पर एक घर गिरने लगता है जिसे क्विंजल आकर रोक लेता है और इस आदमी का नाम जोसेफ होता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लाइंग ड्रैगन आर्मी लगातार सिटी में भारी तबाही कर रहे होते हैं। जिसके बाद क्विंजल और आर्ट दोनों उनको रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद ये दोनों फ्लाइंग ड्रैगन आर्मी को खत्म कर देते हैं और क्विंजल को इतना ब्रेवली लड़ता देख सिटी के लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर ये लड़का कौन है। जिस पर सिटी की विलियंट क्रॉप्स का कैप्टन कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है लेकिन जिस तरीके से ये लोगों को बचा रहा है मुझे ये हीरो लग रहा है। जैसे ही बाकी के बचे फ्लाइंग ड्रैगन आर्मी क्विंजल को मारने के लिए उसे घेरने लगते हैं। तभी जोसेफ अपनी आर्मी लेकर आ जाता है और वो उन पर तीरों की बारिश कर देता है और जोसेफ कहने लगता है हमारे हीरो को कवर करो और यहाँ पर वो क्विंजल को हीरो कह रहा होता है। और जोसेफ के ये वर्ड सुनकर सिटी के सारे लोग क्विंजल को हीरो हीरो कहकर बुलाने लगते हैं और ये देख पेपी और अलीटा दोनों काफी खुश हो जाती है। और इसके बाद आर्ट क्विंजल को ड्रैगन पर बैठा लेती है जिसके बाद वो दोनों बची हुई फ्लाइंग ड्रैगन आर्मी को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोर्क नाइट एयरशिप को कैप्टन सब बता देता है कि वो फ्लैग एयरशिप को ग्लेन से खोना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रेस्टर फ्लैग एयरशिप को देख बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली फ्लैगशिप उसकी हो जाएगी। इसी के साथ हमें ब्रेस्टर का पास दिखाया जाता है जब वो भी फ्लैगशिप बनवाना चाहता था लेकिन अंपायर ने उसको परमिशन नहीं दी और सेम टाइम ब्रेस्टर के एरिया में ही ग्लेन की फ्लैगशिप बन रही होती है और उस दिन से ब्रेस्टर ग्लेन से चिढ़ना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं
ये सब याद कर ब्रिस्टर काफी लाल पीला हो रहा होता है, जिसके बाद वो सोचता है वो दोनों सेम ही है, क्योंकि वो दोनों एस्ट्रिड से जेलस करते थे और उन्होंने मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया था। जिसके बाद ब्रिस्टर कहने लगता है मैं फ्री सिटी को तबाह करने के बाद फ्लैगशिप को छुपा कर रख लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेंजल आर्ट के साथ फ्लोटिंग कैस्टल की ओर बढ़ रहा होता है ब्रिस्टर को मारने के लिए, और दूसरी तरफ फोर्क नाइट भी फ्लोटिंग कैस्टल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं फोर्क नाइट कैस्टल पर अटैक शुरू कर देते हैं और ये देख ब्रिस्टर की हालत खराब हो जाती है और वो भी फ्लैगशिप पर रिटर्न अटैक करता है, लेकिन फ्लैगशिप उसे रोक देती है और इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा क्वेंजल और आर्ट दोनों कैस्टल तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अपने ब्लैक विंग्स की हेल्प से विंडो तोड़कर वो कैस्टल में घुस जाते हैं और फिर हम देखते हैं ब्रिस्टर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बच निकलता है। दूसरी साइड हम देखते हैं रोजन और सैम को, जो ये देखने फ्री सिटी आते हैं कि फोर्क नाइट ने हीरो किलर को मार दिया है या नहीं, लेकिन यहाँ सैम बस यही विश कर रहा होता है कि क्वेंजल को मारने का मौका उसे मिल जाए। जिसके बाद सिटी की इतनी बुरी हालत देख वो दोनों शॉक हो जाते हैं, आखिर ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्क नाइट लगातार फ्लोटिंग कैस्टल पर अटैक किए जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कैस्टल में काम करने वाले सब वर्कर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं और जैसे ही ब्रिस्टर भी एयरशिप को छोड़ने लगता है एक आदमी उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और ब्रिस्टर वहीं बैठ रोने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्वेंजल अपने सामने देखकर ब्रिस्टर को फिर से अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ उसके फादर उसे बीचिस मिशन में जाने के लिए कह रहे होते हैं। ब्रिस्टर के फादर एक व्यापारी होते हैं और उनको लगता है कि ब्रिस्टर एक कामयाब व्यापारी नहीं बन सकता, इसलिए वो उसे इस मिशन पर भेज देते हैं, लेकिन ब्रिस्टर नहीं जाना चाहता था और वो यही विश कर रहा होता है कि जल्दी से ये मिशन पूरा हो जाए, फिर वो अपने विलेज वापस जाकर एक सक्सेसफुल व्यापारी बन जाएगा। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं क्वेंजल ब्रिस्टर से कह रहा होता है ब्रिस्टर मेरे से लड़ोगे नहीं, मैं एक हीरो को मारने आया हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है हीरो मैं हूँ और तुम एक विलन हो। लेकिन तभी ब्रिस्टर क्वेंजल को आश्चर्यचकित कहकर बुलाता है तो क्वेंजल हैरान रह जाता है कि इसे कैसे पता कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। जिसके बाद ब्रिस्टर रोते हुए क्वेंजल से कहने लगता है आखिर तुम मुझे बचाने आ ही गए आश्चर्यचकित, मुझे वापिस जाना है अपने विलेज, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे अपने फादर और अपने भाइयों के साथ अपने विलेज रहना है। लेकिन क्वेंजल ब्रिस्टर को मार देता है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो ब्रिस्टर से रोते हुए कहता है जिस लाइफ का तुमने सपना देखा था तुम सब कुछ खो चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर रोजन और सैम आ जाते हैं। जिसके बाद ब्रिस्टर को मरा देख रोजन क्वेंजल से कहने लगता है प्लीज ऐसा मत करो, जिस पर क्वेंजल कहता है मैं अभी नहीं रुक सकता, अभी 5 और पड़े हैं। और दूसरी तरफ ब्रिस्टर को मरा देख सैम और खुश हो जाता है कि अब क्वेंजल को मारने पर उसका हुनर पहले से भी बढ़ जाएगा। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं दोनों की स्वर्ण टेक्निक सेम होती है, क्योंकि दोनों ने ही मास्टर गिलिया से स्वर्ण प्रैक्टिस करी होती है। इसके बाद हम देखते हैं सैम को लग रहा होता है कि वो क्वेंजल को बड़ी आसानी से मार देगा और अंपायर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन बन जाएगा। जिसके बाद उन दोनों में लगातार फाइट हो रही होती है और सैम को धीरे धीरे ये एहसास हो जाता है कि क्वेंजल कोई आम आदमी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सैम अपनी एक स्पेशल टेक्निक के साथ क्वेंजल पर काफी तेजी से अटैक करता है, जिससे क्वेंजल की आर्म पर चोट लग जाती है, क्योंकि क्वेंजल की पावर खत्म हो चुकी होती है। बस इसलिए क्वेंजल उसके अटैक को रोकने में नाकामयाब हो जाता है। लेकिन क्वेंजल ये मन में सोच खुश होता है कि मास्टर गिलिया ने एक बार फिर इतने टैलेंटेड लड़के को खोज निकाला। और तभी हम देखते हैं जैसे ही मून निकलता है क्वेंजल की बॉडी रिकवर होने लगती है और उसमें पावर्स आ जाती है। और जैसे ही सैम फिर से अपनी वही स्पेशल टेक्निक से क्वेंजल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो क्वेंजल अपने ब्लैक विंग टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वहाँ बहुत तेज लाइट्स निकलने लगती है और सैम काफी जोर से पीछे जाकर गिरता है और यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है और सैम की हालत काफी खराब हो जाती है। तभी क्वेंजल सैम से कहता है तुम जब अटैक कर रहे थे मुझे ऐसा फील हुआ तुम्हें घबराहट हो रही थी, एक बार तुम अपनी इस घबराहट को कंट्रोल कर लिए तो उस दिन तुम ब्लैक विंग्स में मास्टर बन जाओगे। और ये कहते ही वो आर्ट के साथ यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सैम बस ये सोच रहा होता है कि क्वेंजल ने अभी सच में ब्लैक विंग्स यूज किया, जिससे एक बार में ही सामने वाला मारा जाता है, तो वो कैसे बच गया, इसका मतलब उसने मुझ पर तरस खाया। और ये कहते ही वो रोने लगता है। और दूसरी तरफ क्वेंजल आर्ट से कह रहा होता है उसे अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहना होगा। और यहाँ क्वेंजल कह रहा होता है पहले इस बॉडी को लेके
उसे कभी सैड फील हुआ करता था, लेकिन ये बॉडी उसे सूट नहीं कर रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं फोर्कनाइट को लीडर ने कस्टडी में ले लिया होता है। यहाँ पर लीजा लीडर से उनको छोड़ देने के लिए कह रही होती है कि उन्हें फ्री सिटी के लोगों को मॉन्स्टर से बचाने जाना है, लेकिन लीडर मना कर देता है और कहने लगता है फ्री सिटी के लोग धोखेबाज है, उनका मर जाना ही ठीक है। और साथ ही लीजा से कहता है अगर उसने फ्री सिटी के लोगों की हेल्प करने की कोशिश की तो वो उसके दोस्तों को मार देगा। ये सुनकर लीजा को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं लीजा को रूम में बंद कर दिया जाता है। तभी उसका दोस्त उसे यहाँ से आजाद करा ले जा रहा होता है और लीडर को ये बात पता चल जाती है और वो उनको रोकने लगता है, लेकिन लीजा उनको जोर से पंच कर देती है। और ये देख बाकी के आदमी उसे कहने लगते हैं तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया, इससे तुम्हारे फादर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लीजा उसे कहती है जब उनको पता चलेगा मैंने ये सब क्यों किया तो वो मेरी ही सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ कैप्टन प्रेशन में बंद होता है। तभी उसके पास एक सोल्जर आता है और वो कैप्टन से कहता है मैं बैटक्राफ्ट की आर्मी हूँ और आपको यहाँ से बचाने आया हूँ। और इस सोल्जर का नाम पॉलविक होता है। पॉलविक तो कैप्टन को बताता है कि वो बची हुई आर्मी के साथ फ्री सिटी पर अटैक करने के लिए जाने वाला है और समुद्र के नीचे एक मॉन्स्टर को बुलाया जा रहा है जो फ्री सिटी के लोगों को खत्म कर देगा। और ये बात सुनकर कैप्टन उसे पूछता है क्या वो मॉन्स्टर हम पर अटैक नहीं करेगा, जिसपे पॉलविक कहता है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्री सिटी के लोग मिलकर अपनी सिटी के लिए एक न्यू फ्लैग बनाते हैं और मार्क सभी से कहता है अब हम अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। और तभी नोबल सिटी पर अटैक करने के लिए अपनी आर्मी लेकर वहाँ आ जाता है और उनको फ्लैग को उतार देने के लिए कहने लगता है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। और ये देख वो अपने सोल्जर से उन पर अटैक करने के लिए कहता है और वो सभी पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि यहाँ पर क्वेंजल आ जाता है और उसके वेपन को तोड़ देता है। ये देख नोबल अपनी आर्मी को क्वेंजल पर अटैक करने के लिए कहने लगता है, लेकिन सभी सोल्जर क्वेंजल को देख डर जाते हैं और अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मार्क क्वेंजल को अपना फ्लैग दिखाते हुए कहता है ये हमारे न्यू हीरो के लिए है, लेकिन क्वेंजल चुपचाप उस फ्लैग को उतार देता है और आहट के साथ वहाँ से अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्सकोरर मैजिक करके एक मॉन्स्टर को बुला रहा होता है, जिसे देख कैप्टन पॉलविक से कहता है ये अपना काम सही से क्यों नहीं कर रहा है। और तभी हम देखते हैं लीजा अपने दोस्तों के साथ जहाँ पहुँच जाती है और वो उन सभी सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं। और ये देख कैप्टन उस स्कोरर से जल्दी से उसका मैजिक पूरा करने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो कहने लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं फोर्कनाइट यहाँ सभी पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं और सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद कैप्टन स्कोरर को ढूंढने लगता है और मैजिक पूरा करने के लिए कहने लगता है, तो वो स्कोरर उसे अपनी सच्चाई बताता है और बाद में हमें पता चलता है ये रिचेव होता है। तभी यहाँ मॉन्स्टर आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और ये देख रिचेव काफी डर जाता है। जिसके बाद मॉन्स्टर उसे कहता है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेपी लीटा से कह रही होती है कि हमें क्वेंजल के पीछे जाना चाहिए और तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ग्रेन होता है, जिसे देख पेपी उसके गले लग जाती है। और इधर लीजा को ये देख यकीन नहीं होता कि ये इनका ही दोस्त है। जिसके बाद ग्रेन उनको बताता है कि जब वो कैस्टल के अंदर मर रहा था तब फोर्गो के अंदर का ये मॉन्स्टर उसकी बॉडी के साथ जुड़ गया और इसके बाद मुझे एक न्यू लाइफ मिली और अब मैं इस न्यू लाइफ का यूज लोगों की हेल्प करने में करूंगा और जिससे मैं फोर्गो के किए पापों को खत्म कर सकूं। जिसके बाद पेपी लीटा से कहती है मैं क्वेंजल के साथ उसकी जर्नी में जाने वाली हूँ। वो पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो बहुत सैड रहता है और ग्रेन भी पेपी को ज्वाइन करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद पेपी खुश हो जाती है और लीजा भी उनको ज्वाइन करने के लिए कहती है। दूसरी साइड हम देखते हैं आज क्वेंजल से कहती है कि हमें उनको एटलीस्ट गुड बाय तो कहना चाहिए था, जिस पर क्वेंजल उसे कहता है अगर हम ऐसा करते तो उनके लिए ये और भी पेनफुल होता। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।